इवनिंग बायोलॉजी लर्नर्स, मैं हूँ आपके एजुकेटर आकांक्षा और हम साथ में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लर्नर्स में। और हम शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़ की, बिकॉज आप सभी जानते हैं और अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लाइक एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी हैं। एंड एग्ज़ाम्स के और भी अदर एग्ज़ाम्स और भी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स बैठे हुए हैं आपके लिए कि कब आप आएँ, कब आप अपनी तैयारी से एग्ज़ाम्स दें और कब आप एक अपनी सीट पक्की करें। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज़ ही क्यों? बिकॉज देखिए, काफ़ी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं लाइक एनवीएस, केवीएस और आपका ईएमआरएस जैसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, इनमें आपका ज़्यादातर जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वो भी एनसीईआरटी ही उनमें बहुत मेन रोल बनाती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एनसीईआरटीज़ कभी नहीं पढ़ी हैं। मोस्टली वो लोग स्टेट जो बुक होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बुक होती हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं। बट आज के टाइम में एनसीईआरटीज़ जो है ना वो एक अलग ही रोल लेके आती हैं अपना एग्जाम्स के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो एग्जाम का बेस होता है ना वो भी एनसीईआरटी ही से ही होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं वो एनसीईआरटी को ही मेन मानते हैं, उसी की लैंग्वेज को वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम एनसीईआरटीज को ही कवर करें। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज में हम बायोलॉजी की 11th एंड 12th को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की 11th एनसीईआरटी से एंड हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे वन बाय वन चैप्टर्स को कवर करते हुए जाएंगे। ये सीरीज आपकी बायलिंगुअल रहेगी, मीन्स इंग्लिश और हिंदी रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक चैप्टर एक्सप्लेन करूं, हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके बताऊं। एंड आई होप कि आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छा लगे सो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर भी कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड साथ में हम अपना एनसीईआरटी कवर करते ही रहेंगे। एंड बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे बायोलॉजी फैक्ट्स भी बताती रहूंगी एंड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेन चलती रहती हैं, उनको भी हम कवर करते रहेंगे। ओके, सो आज से हम शुरुआत करेंगे हमने अपने बायोलॉजी की, वो भी चैप्टर 1 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ये है हमारा चैप्टर 1, बायोलॉजी का चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, प्लीज मेरी बुक को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं जब भी रीडिंग लगाती हूँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिख जाता है तो मैं उसको लिख लेती हूँ साइड में, है ना। सो या आप लोग भी इस तरीके से लिखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल मतलब ये एक बहुत बेनिफिशियल हैबिट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, तो जो हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं कि जब भी हम माउंटेन्स में देखते हैं या डिसिडियस फॉरेस्ट में देखते हैं, ओशियंस में देखते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में देखते हैं या आपका डेजर्ट्स में देखते हैं, तो हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। बहुत अलग अलग, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। जब भी हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि लिविंग का मीन्स क्या है। मतलब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिविंग, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आ रहा है व्हाट इज लिविंग, यानी कि सजीव क्या है। तो जब भी हम इसको अभी रीड करते हैं देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स like growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as per as unique feature of living organism। जब भी हमसे कोई पूछता है कि लिविंग क्या है तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम बोलते हैं जैसे ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन का होना और एनवायरनमेंट के लिए किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना, ये सब क्या है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के। ठीक है, और कुछ और इसमें एड ऑन करते हैं अगर हम फीचर्स तो आते हैं हमारे लाइक मेटाबॉलिज्म आ गया, ठीक है,
एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन आ गया, सेल्फ रेप्लिकेट आ गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस को भी हम इस लिस्ट में डालते हैं। जैसे आपका जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो हमने डाल दी कि वो लिविंग के कैरेक्टर में आता है ना। और सेल्फ रेप्लिकेशन भी लिविंग का कैरेक्टर है, बिकॉज काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन से ही अपने आप को बढ़ाते हैं, ठीक है, या अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज होना लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब बात आती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप, यानी कि जो हमने बताया था कि कुछ कैरेक्टर हम सेट कर चुके हैं कि ये लिविंग होते हैं, उसी में हमारा एक पहला कैरेक्टर होता है ग्रो, ठीक है, ग्रोथ, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ओके। तो किसी ऑर्गेनिज्म का मास में ग्रो करना या फिर उसके नंबर्स में ग्रो होना, ये हमने दो तरीके के आपने क्या माने हैं, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स माने। अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए लाइक अस, लाइक प्लांट्स, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो थ्रू आउट चलती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, इनकी पूरी लाइफ चलती है, जब से वो बनना शुरू होता है और जब तक वो बनता है लास्ट तक, ठीक है, जब तक प्लांट डेड नहीं हो रहा तब तक उसके अंदर ये ग्रोथ होती रहती है। सेल डिवीजन लगातार होता है और उसको ही हम ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन इन एनिमल्स जो ग्रोथ होती है, जिसको हम ग्रोथ कह सकते हैं, जैसे एनिमल्स में हम देखते हैं बॉडी का बढ़ना, किसी का हाइट में बढ़ना, है ना, हाइट का इंक्रीज होना, ये हम ग्रोथ मानते हैं। तो एक सर्टेन एज तक एनिमल्स के अंदर ग्रोथ का ये होना होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सेल डिवीजन के एनिमल्स के अंदर नहीं होता एक सर्टेन एज के बाद, तो ऐसा नहीं है। एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है, बट हमारी ये लाइन आपको ये कंप्लीट कर देगी। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। बट अगर हम ये बोले कि अगर हाइट बढ़ना बंद हो गई तो क्या हमारा सेल डिवीजन बंद हो गया? नहीं, सेल डिवीजन बंद नहीं हुआ है। जब भी हमें कोई चोट लगती है, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो हमारा जो बाउंड्स होते हैं, यानी कि जो घाव होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, न्यू सेल्स कवर कर देती हैं उसको। तो जो सेल डिवीजन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो लॉस्ट सेल है उसकी जगह न्यू सेल को रिप्लेस करना हो जाता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको हम इजीली देख सकते हैं जब हम इन विट्रो कल्चर कराते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी सेल्स को काउंट करके इजीली देख सकते हैं कि ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन से अपनी ग्रोथ करते हैं। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. जो आपके हायर लेवल के प्लांट्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हम जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मानते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम ये भी कहते हैं कि बॉडी मास का इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, ठीक है, हम इसको भी कंसीडर करते हैं ग्रोथ के अंदर। अगर हम देखें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन ऑफ ग्रोथ। अगर हम ये बोलें कि बॉडी मास का ग्रो करना ग्रोथ है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ करते हैं। जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, बोल्डर्स मीन्स चट्टान होती है, ठीक है, एंड सैंड माउंट्स हो गए टू ग्रो। जब इनमें क्या होता है, जब इनमें एक्युमुलेशन हो जाता है आपका, तो क्या होता है, इनके अंदर जब एक्युमुलेशन होता है, मटेरियल्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो क्या होता है, ये भी अपने बॉडी मास में ग्रो करने लगते हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो एक तरीके से इसको भी ग्रोथ बोला जाएगा, है ना। यानी कि हम ये फिर तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो द सरफेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड।
इसकी जगह हम ये कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, मतलब बॉडी के अंदर से होती है, ठीक है, ना कि बॉडी मास में बढ़कर। अगर हम ये बोल दें कि बॉडी मास में जो ग्रोथ हो रही है सिर्फ वही ग्रोथ है, तो ऐसे तो हमारे नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिविंग है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो बॉडी इनसाइड होती है, फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंडीशंस under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक आपका क्या है डिफाइंड, हम इसको एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ होना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ये आप नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं, अगर हम कंसीडर करें उस पार्ट को, तो नॉन लिविंग भी हमारा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इस तरीके से हम इसको एक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं बोल सकते, हम इसको एक पूरी तरीके से डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है ना, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं करता। बट अगर हम बॉडी मास की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल्स का इकट्ठा हो रहे हैं, इस वजह से उनका मास बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम नॉन लिविंग में भी ग्रोथ को शो कर सकते हैं। बट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक फुल्ली डिफाइन नहीं है, बट हाँ एक लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। बट अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ ग्रोथ लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर हम गलत होंगे। नाउ अब हमारा सेकंड आता है रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन मैंने किया है और आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको आगे कोशिश करूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है, और अपनी एक्सप्लेनेशन में उसको उस पॉइंट को एड ऑन कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है लिविंग का, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, प्रजनन। Reproduction refers to the production of progeny processing feature more or less similar to those of parents. Reproduction मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ही प्रोजेनी को, जो हमसे कुछ मिलते जुलते रहते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ही जैसे को जन्म देना। अब चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, या हम अपने लोअर एनिमल्स की बात कर रहे हो, या हम खुद की ह्यूमन बींग्स में बात कर रहे हो, ठीक है, तो अपनी ही प्रोजेनी को आगे बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ओके, इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटली वी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी अपवाद नहीं मानते और हम कहते हैं ये पहले से ही आपका क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं वो तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। और जैसे आपका फंजाई हो गया, फंजाई मल्टीप्लाई, आप फंजाई बोलते हो या फंगी बोलते हो, तो ओके, मल्टीप्लाई बाय स्पोर्स इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। जो फंजाई होता है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, आगे के चैप्टर में ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करता है। दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो हमारे यीस्ट और हाइड्रा होते हैं उनमें बडिंग होती है, ठीक है। और इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म होता है, वी ऑब्जर्व्ड ट्रू रीजनरेशन इज दैट अ फ्रेगमेंटेड organism regenerate a lost part of its body and become a new organism, ठीक है। बडिंग का मीन्स होता है जब आपके बॉडी में से कोई एक बड टाइप निकल जाए, एक छोटा पार्ट निकल जाए और वो टूटकर जब गिर जाए और वो वहीं अपने आप को एक नए और फुल आपका जैसा उसका पेरेंट था उसी टाइप में ग्रो कर जाए, उसको बोलते हैं बडिंग। ऐसे ही आपका जो प्लेन एरिया है उसमें रीजनरेशन देखा गया, मतलब अगर आप प्लेन एरिया को कट लगा दोगे तो वो कहीं उसका जो भी बॉडी पार्ट कटा हुआ है, जो भी बॉडी फ्रेगमेंट है, वो कुछ टाइम बाद अपने पेरेंट की तरह, जो उसका अडल्ट था जो कट हुआ था,
जिसका बॉडी फ्रेगमेंट था, उसी की तरह पूरा का पूरा अपने आप को बना लेगा। मीन्स वो क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से रिप्रोडक्शन हो गया। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, मॉसेस में प्रोटोनिमास होते हैं। ठीक है, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, इन सब में ही क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब छोटे छोटे बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, तो रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनियम हो जाता है लाइक ग्रोथ। जैसे हमने ग्रोथ में बोला था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने नंबर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, अपनी सेल नंबर्स को बढ़ाना शुरू करते हैं। वही चीज सेम यहाँ पर बात हो रही है। तो यानी कि अगर हम यूनिसेलुलर में बात करेंगे तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही चीज को बोला जा रहा है। ठीक है, इज दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, देखिए मैंने बोला ना उसके सेल्स के नंबर बढ़ रहा है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज अ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, ये हम अपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब हमने देख लिया कि हम अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ अलग होती है और ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग होता है, क्योंकि वहां पर जो रिप्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो सेम चीज को ही बोला जा रहा है, सेल नंबर्स में बढ़ने को। ठीक है, तो ये चीज को बोला, तो हम इसको अलग नहीं कर पा रहे। ओके, फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक म्यूल्स हो गया। म्यूल्स आप लोग शायद जानते होंगे, खच्चर को बोला जाता है जो हॉर्स और डंकी के क्रॉस से बनता है। ठीक है, स्टेराइल वर्कर्स भी जो होती हैं, जो बीज होती हैं, तो उसमें जो क्यून होती है वो तो फर्टाइल होती है, बट जो वर्कर वी होती है ना वो स्टेराइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती। लाइक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो कपल्स हैं, ह्यूमन कपल्स हैं जिनको बेबी नहीं होता। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, etc. Hence reproduction also cannot be an all inclusive defined characteristic of living organism। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग का ही कैरेक्टर है, या रिप्रोडक्शन होगा तो ही ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी ह्यूमन कपल्स भी कुछ होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, बट वो लिविंग है, उनके अंदर बाकी सारी जो आपका फंक्शंस हैं वो चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को छोड़कर। तो हम अगर ये बोलें कि रिप्रोडक्शन होना लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है, इट्स अ गुड, बट सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, तो हम यहाँ गलत हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, या आपका स्टेराइल वर्कर्स भी हो गई, या आपका म्यूल्स हो गए, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ये कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट हम इसको ये बोल दें कि परफेक्टली डिफाइंड कैरेक्टर है या 100% डिफाइंड कैरेक्टर है, नो, इट्स रॉन्ग। ओके, अगर आप ये बोलेंगे कि आप रिप्रोडक्शन करते हैं, यही आप इसी वजह से आप लिविंग में आते हैं, तो फिर हमारे जो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर भी हो गए और ह्यूमन कपल्स हो गए, उनको फिर हम नॉन लिविंग में नहीं रख सकते, या फिर डेड में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो फंक्शन कर रहे हैं। ओके, सो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable to reproducing or replicating by itself. हमको अच्छे से पता है कि जो हमारे नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और आपका ठीक है, जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकते। बट अगर हम ये बोले कि लिविंग ही सिर्फ और सिर्फ आपके जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वही लिविंग है, तो हम यहाँ गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स इस चीज को पूरी तरीके से
डिफाइन करने पे मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं वही लिविंग होते हैं, तो ये जो 3 कैटेगरी हमारी जो एनसीईआरटी बोल रही है, फिर ये कहाँ है? ओके ना, तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, बट ये पूरी तरीके से ये डिफाइन नहीं कर सकता कि जो लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। तो ये 100% श्योरिटी नहीं देता। ओके, सो अब हमारे पास हमारी आज की वीडियो में 2 हमने हेडिंग्स कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली 2 हेडिंग्स या उससे भी ज़्यादा कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी ये 2 हेडिंग्स या 2 पैराग्राफ्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ओके, और ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलें। एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। और मैं आप सबके लिए अलग अलग छोटी छोटी अच्छी अच्छी और बायोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट्स लेके आती रहूँगी, और तब तक हम अपनी एनसीईआरटीज़ को भी कवर करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट द एनसीईआरटीज़। ओके ओके, सो प्लीज़ आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है मेटाबॉलिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।